Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 47 of the chapter Organic Chemistry Some Basic Principles and Techniques. हम लोग कर रहे थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और अब तक हम कर चुके हैं कार्बन और हाइड्रोजन का एनालिसिस, नाइट्रोजन का, हैलोजेंस का, सल्फर का। इस वीडियो में हम करेंगे फास्फोरस का एस्टिमेशन। हम किस एम के साथ शुरू हुए थे कुछ वीडियोस पहले? हमने एक कंपाउंड मिला था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था और हमें ये पता करना था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। उन्हीं स्टेप्स में से एक स्टेप ये है, तो हम उन स्टेप्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं क्वालिटेटिवली कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट्स जिनको मैं बोल रही हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, पहले हम इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। जब हम इनकी प्रेजेंस डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कंपाउंड में ये एलिमेंट है। उसके बाद जब हमें एलिमेंट्स पता चल गए तो अब हम ये पता करते हैं कि हर एलिमेंट जो है वो मास परसेंटेज उसकी कितनी है, क्योंकि अगर आपको हर एक की मास परसेंटेज पता होगी तो सबका जब आप सम करोगे तो वो 100 आएगा। इसका मतलब कि आपको एलिमेंट में जितने भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स थे आपने करेक्ट डिटरमिन किए और सभी को आपको पता है। अब जब आपको पूरे का पूरे कंपाउंड का 100% मिल गया कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट, आपको पूरा कंपाउंड की कॉम्पोजिशन पता चल जाती है। लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता कि कंपाउंड कौन सा है। तो इसके बाद आप क्या करते हो कि आप उसका फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन करते हो। फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन लैब में किया जाता है और जब आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल जाता है तो एलिमेंट्स की मास परसेंटेज के बेसिस पे आप एक एम्पायरिकल फॉर्मूला फॉर्मुलेट करते हो कि अगर ये मास है तो इतने एटम्स इसके होंगे फॉर्मूला में, इतने ये होंगे, इतने वो होंगे। आप एक एस्टिमेट बना लेते हो मिनिमम रेशियो के साथ कि ये रेशियो ये है, ये रेशियो ये है, तो इतने कम से कम एटम्स को लेके उस रेशियो में जो भी आप बना सकते हो बना दोगे। उसके बाद आप जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उससे आपको आपको उसका मास पता चल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। मास पता करने के बाद एम्पायरिकल फॉर्मूला तो आपने डिड्यूस कर ही लिया है, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल फॉर्मूला मास से आपको एक वैल्यू n मिल जाएगी। उस वैल्यू से अगर आप एम्पायरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हर स्टेप पे आपको डिटेल्ड लैब वर्क चाहिए जिसमें आपको मतलब खूब सारा काम करके आपको पता चलता है एक एलिमेंट के बारे में। तो इंटरेस्टिंग है, लंबा है, थोड़ा एडवांस्ड है, इसलिए आपके स्टेज पे सिर्फ हमें ये बेसिक प्रोसेस समझना जरूरी है और इसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। इफ यू अगर आप उसको एंजॉय करते हो, सिर्फ अप्रिशिएट करते हो कि देखो कितने स्टेप्स करके हमें फाइनली पता चल जाता है कि वो कंपाउंड क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक पाउडर या एक लिक्विड या जो आपको पता ही नहीं था क्या है, आप उसका पता कर सकते हो अगर ये सारे स्टेप्स आप करो। इवन इफ इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब अगर वो आयोनिक नहीं है जैसे आप सॉल्ट एनालिसिस में करते हो, तो भी आप पता कर सकते हो कि वो सब्सटेंस क्या है। तो अब हम करेंगे फास्फोरस का एस्टिमेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि हैलोजेंस और सल्फर के लिए हम लोग कैरियस मेथड यूज करते हैं। कैरियस मेथड में क्या होता है, एक लंबी सी ट्यूब होती है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कैरियस ट्यूब, और उसके अंदर एक छोटी सी ट्यूब डाल के उसमें हम कंपाउंड एक फिक्स्ड मास का कंपाउंड लेते हैं, मतलब मास उसका मेजर करके डालते हैं थोड़ा सा, जिसका या कंपाउंड डालते हैं जिसका मास हमें पता होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम डिटरमिन कर रहे हैं, और उसमें से वो एलिमेंट जो है हम निकाल लेते हैं। जब उस एलिमेंट को हम निकाल लेते हैं, उस एलिमेंट को हम अकेला नहीं निकाल सकते, उसको कुछ कंपाउंड बना के निकालना पड़ता है। और कैरियस मेथड में हमने वो प्रेसिपिटेट बनाए थे, है ना, तो उनके प्रेसिपिटेट सॉलिड्स बना के उन प्रेसिपिटेट को हम सेपरेट कर लेते हैं। उस प्रेसिपिटेट का हमें मास पता चल जाता है या हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं। उस कंपाउंड का हमें पता है कि ये कंपाउंड जो है इसका फॉर्मूला ये है, तो उसके बेसिस पे अगर ये 1 मोल होता तो उसका मास उसमें उस एलिमेंट का इतना होता। उससे हम यूनिटरी मेथड यूज करके पता कर लेते हैं कि उस एलिमेंट का उसमें मास कितना है। जैसे ही हम उस तक पहुंच जाते हैं हमें पता चल जाता है कि ये एलिमेंट इतना मास है अगर इस कंपाउंड में, तो इतना ही मास ओरिजिनल कंपाउंड में भी था जो हमने मेजर करके लिया था, जिसका मास हमने कैलकुलेट करके लिया था। तो उस
एलिमेंट के मास को अगर इस कंपाउंड में प्रेजेंट है तो अगर जो भी उसकी परसेंटेज है वो हम वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से यूनिटरी मेथड से। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, लेकिन अब हम काफी बार कर चुके हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स में फास्फोरस नहीं कवर किया गया है। दूसरा, ये एक एडवांस्ड टेक्निक है, तो बहुत ज्यादा टेक्निक में भी नहीं हम जाते, बस हमें ये पता है कि उसे हम प्रेसिपिटेट आउट कर लेंगे, केमिकल इक्वेशंस भी नहीं करेंगे, सिर्फ समझ लेंगे कि इस प्रोसेस में होता क्या है और कैलकुलेशंस पे ध्यान देंगे। तो फास्फोरस को हम कैसे प्रेसिपिटेट आउट करते हैं? फास्फोरस कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसको एडवांस्ड कैरियस मेथड से करते हैं। इसमें नॉन मास कंपाउंड का लिया जाता है जो मास m है, और इसको हीट करते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ। और यही हमने हैलोजेंस और सल्फर के केस में भी किया था कि हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ उसे हीट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाएगा फिर उस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को हम प्रेसिपिटेट करेंगे। तो फास्फोरस जो है वो भी नाइट्रिक एसिड में जो प्रेजेंट होता के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है फास्फोरिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर। अब ये जो फास्फोरिक एसिड बनता है इसको आप दो अलग अलग तरीके से प्रेसिपिटेट कर सकते हो। इसके दो प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, आप कोई भी एक चुन सकते हो, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कोई भी एक प्रेसिपिटेट दिया हो, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है लेकिन इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसको हम प्रेसिपिटेट कैसे करते हैं? एक प्रेसिपिटेट होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, NH4 होल थ्राइस PO4 12MOO3। ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है क्योंकि ये उस प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला है, और प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि उससे आप अगर मास नहीं दिया हुआ तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हो और फिर आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको इसका मास ही नहीं पता होगा तो आप अपने प्रॉब्लम में जो है आप अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे। और अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इन दोनों प्रेसिपिटेट्स का मोलर मास रट लो तो वो एक और तरीका होगा कि आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि उस वक्त आप कैलकुलेशन करो, अगर आपको मोलर मास याद है तो आप वैसे ही उसको फटाफट डाल दोगे। तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट एक प्रेसिपिटेट बनता है, और इसको हम बनाते कैसे हैं? जो फॉस्फोरिक एसिड बना है उसी मिक्सचर में अमोनिया और अमोनियम मोलिब्डेट को डाल के। अमोनिया का फॉर्मूला तो NH3 होता है, अमोनियम मोलिब्डेट का फॉर्मूला NH4 6MO7O24 होता है। इसको रटना उतना जरूरी नहीं है जितना इसे याद करना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है आपकी कैलकुलेशन में, लेकिन ये फॉर्मूला आपके कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब ये तो बना एक प्रेसिपिटेट। इसके बजाय आप एक और तरीके से भी प्रेसिपिटेट कर सकते हो फास्फोरस को। ऑल्टरनेटिवली, मतलब एक और तरीके से आप फास्फोरिक एसिड को में से फास्फोरस को प्रेसिपिटेट कर सकते हो एज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बना देगा वो। पहले इसको रिएक्ट करोगे, इसको प्रेसिपिटेट करोगे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की फॉर्म में, जिसमें हम ऐड करेंगे मैग्नीशियम मिक्सचर, जो जलने पे यील्ड करेगा Mg2P2O7, दैट इज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। अब इसके एस्टिमेशन का एक सेकंड तरीका भी है, देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली इसको आप एक और प्रेसिपिटेट बना के भी एस्टिमेट कर सकते हो। तो उसमें आप क्या करोगे? H3PO4 मतलब फास्फोरिक एसिड को प्रेसिपिटेट करोगे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के फॉर्म में। और कैसे करोगे? मैग्नीशिया मिक्सचर ऐड करके। मैग्नीशिया मिक्सचर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब इसको जला दोगे, इस प्रेसिपिटेट को जलाने से ये हमें क्या देता है? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7। इस मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के मास से आप फास्फोरस का मास निकाल सकते हो। तो कौन से दो फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट और एक Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। और मैंने यहां पर आपके कन्वीनियंस के लिए एटॉमिक मासेस भी दिए हुए हैं ताकि आप इनके मासेस कैलकुलेट कर सकें। नाइट्रोजन का मास 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, फास्फोरस 31 है, ऑक्सीजन 16 है, मोलिब्डेनम 42 है और मैग्नीशियम 24 है। तो बेसिकली आपके दो जो कंपाउंड्स हैं वो आपके लिए इनके मासेस इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। कैलकुलेशन भी आप पिछले सारे एलिमेंट्स के एस्टिमेशन में कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। आप एक नॉन मास कंपाउंड के साथ शुरू करते हो, फिर आप एक कंपाउंड बना देते हो उस एलिमेंट को लेके, उस कंपाउंड में आप उस एलिमेंट का मास कैलकुलेट कर लेते हो, और जब आप उसका कैलकुलेट कर लेते हो उससे आपको पता चल जाता है कि अगर इस कंपाउंड में इतना मास है इस एलिमेंट का, तो नेचुरली उस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी इतना ही रहा होगा, तो उससे आप उसका मास परसेंटेज निकाल लोगे। तो लेट अस स्टार्ट कि लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी m ग्राम्स, कि आपने m ग्राम्स के साथ स्टार्ट किया। मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट मान लो कि m1 ग्राम है। हमें पता है कि मोलर मास अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का कितना है, 1877 ग्राम्स। तो अब हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड, और हम क्या बोलेंगे कि इन 1877 ग्राम्स, ये बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशन है जो हम पिछले सारे एलिमेंट्स में करते आए हैं, और अब तक तो आपको रट गई होगी, सिर्फ ये वैल्यूज बदलती रहती हैं। In 1877 grams of ammonium phosphomolybdate, the mass of phosphorus is equal to, इसमें फास्फोरस देखो कितना है, फॉर्मूला में पूरे में एक ही फास्फोरस है, और फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है, 31 ग्राम्स। ठीक है, इस 31 ग्राम्स। सो 1 ग्राम में कितना होगा, 31 अपॉन 1877, और है कितना हमारे पास, m1 ग्राम, तो हम बोलेंगे m1 ग्राम में कितना होगा, इंटू m1। ठीक है, अब ये है मास फास्फोरस का m1 ग्राम अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में, लेकिन यही मास तो फास्फोरस का ओरिजिनल कंपाउंड में भी था, तो उसको अब यूज करेंगे और मास परसेंटेज निकालेंगे। उसको कैसे यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड में हम बोलेंगे कि m ग्राम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज phosphorus equal to 31 upon 1877 into m1 grams। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में डिवाइड कर दो m से, और 100 ग्राम्स में कितना होगा, 100 ग्राम्स के लिए मल्टीप्लाई कर दो 100 से। यही तो परसेंटेज है अगर ग्राम हटा दो तो, क्योंकि ग्राम ग्राम सब कैंसिल हो जाएंगे। इंटू 100 जब आप करोगे तो ये आपको परसेंटेज दे देगा, मास परसेंटेज। इन 100 ग्राम्स व्हाटएवर नंबर ऑफ ग्राम्स इट इज, दैट इज द मास परसेंटेज। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला वाला कंपाउंड। अगर आप दूसरे वाला दैट इज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में करो तो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन, सेम मेथड है, उसको भी कर लेते हैं। कि अगर हमने अमोनियम पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में उसे प्रेसिपिटेट किया, तो अमोनियम पायरोफॉस्फेट का मास मान लो कि m1 ग्राम है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे अमोनियम पायरोफॉस्फेट का जो मास होता है, मोलर मास 222 ग्राम्स होता है, तो हम बोलेंगे इन 222 ग्राम्स ऑफ magnesium pyrophosphate, the mass of phosphorus is equal to, अब इसमें देखो मास कितना है, 2 फास्फोरस है, तो 31 into 2 कितना होता है, 62, is 62 ग्राम्स। तो इसमें 62 ग्राम्स फास्फोरस है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, अपॉन 222, और m1 ग्राम में कितना होगा, इंटू m1। ठीक है, और यही मास फास्फोरस का किसमें है, m ग्राम कंपाउंड में भी था, तो अब आप बोलोगे इन m ग्राम ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ फास्फोरस is equal to 62 upon 222 into m1। तो 1 ग्राम में कितना होगा, डिवाइड बाय m, और 100 ग्राम में कितना होगा, into 100। ये आपकी मास परसेंटेज बन गई। ठीक है, तो यही हमने इन दोनों कैलकुलेशंस में दिखाया। अब इसकी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी नहीं है, क्योंकि अब तक हम इतना रिपीट कर चुके हैं कि बहुत सिंपल है, आपके सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट हैं, सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट डिफरेंट है, या फॉर्मूला का मास जो है वो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा या मास, अदरवाइज सारा कुछ बिल्कुल सेम है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी और बुक में भी मिलती है तो आप उसको वहां से लेके सॉल्व कीजिए, और ये अब आपके लिए बहुत आसान होगा, ट्रस्ट मी। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो जो है वो वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो मेरे वीडियो को थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।